अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें समझ आ रही होंगी। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इससे जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो मादे की मुख्तलिफ़ हालतें हैं, मादे की हालतों के हम मतलब हमने पढ़ा। हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो थी वो पढ़ी, मॉडल उसका पढ़ा। आज हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे और मादे की जो तीसरी हालत है उसके मतलब हम पढ़ेंगे कि मादे की जो ये चौथी हालत है, चौथी हालत को हम क्या कहते हैं। तो मादे की जो चौथी हालत है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा को जो है वो मादे की चौथी हालत कहा जाता है। अभी बाद साइंसदान हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये तो वही गैस की हालत है, जिसे हम जो है थोड़ी सी इसकी अलग शक्ल है, लेकिन होती है बुनियादी तौर पर गैस ही है। जबकि बाद साइंसदान कहते हैं कि इसकी खसूसियात जो हैं वो गैस से अलग हैं, इस वजह से जो है हम इसे जो है वो प्लाज्मा कह सकते हैं। तो प्लाज्मा बुनियादी तौर पर होता क्या है कि हम जब एटम के मुतालिक पढ़ते हैं तो एटम में हम देखते हैं कि एटम में दो तरह के ज़रात पाए जाते हैं, तीन तरह के ज़रात पाए जाते हैं, जो कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। मादा जो एटम होते हैं वो इन तीन ज़रात पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम मादे को भी देखें तो मादा बुनियादी तौर पर इन तीन ज़रात पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर जो है हम देखते हैं कि कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर इस तरह का कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर जो है वो मस्बत चार्ज होता है। तो एटम जो है वो इन तीनों ज़रात से मिलकर बनता है। जैसे हम कार्बन की मिसाल लेते हैं, कार्बन के अंदर हम देखते हैं 6 प्रोटॉन हैं, 6 इसके अंदर न्यूट्रॉन हैं और 6 जो हैं वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जितने इसके अंदर प्रोटॉन हैं, मस्बत के हम इसके अंदर देखते हैं कि मस्बत के इसके अंदर 6 हैं और मनफी के भी इसके अंदर 6 हैं। तो +6 -6 जो हमारे पास टोटल बनेगा, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये न्यूट्रल होगा। यानी जो एटम होता है, एटम बजाते खुद एक न्यूट्रल ज़रा है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना उसके ऊपर मस्बत चार्ज होता है ना मनफी चार्ज होता है। वो बुनियादी तौर पर जो है वो क्या होता है, एक न्यूट्रल ज़रा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसका जो है वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक दूसरे के साथ टकराते हैं। जैसे हम यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं कि ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर जो है ये एक पिस्टन लगी हुई है, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये बाहर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके अंदर ये एटम है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं यहाँ पर। अभी इन एटम्स के अंदर हम देखते हैं कि इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो न्यूक्लियस जो है उसके अंदर मस्बत के चार्जेस हैं, यहाँ पर इसके न्यूक्लियस के अंदर ये मस्बत के चार्जेस मौजूद हैं। और इसके जो बाहर है, बाहर इसके अंदर जो है हमें पता है कि इसके अंदर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। अभी इस इलेक्ट्रॉन की वजह, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो ये हर एटम जो है वो इसके अंदर न्यूट्रल ज़रा है, इसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ये बुनियादी तौर पर एक न्यूट्रल ज़रा है जो हमने यहाँ पर देखा है। क्या होगा कि जब हम इसे बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करते हैं या एनर्जी की कोई भी किस्म हम इसे देते हैं या कोई भी एनर्जी इसे देते हैं, तो एनर्जी जो हम इसको दे रहे हैं वो क्या होगा कि वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। उसकी वजह से इनकी हरकत जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब इनकी हरकत ज़्यादा होगी ये एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे, कंटेनर के साथ भी टकराएंगे और एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से ये इस कंटेनर के ऊपर भी प्रेशर डालेंगे। क्या होगा कि जब एक ख़ास हद तक इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि हम देखेंगे कि ये हालत हमारे पास वजूद में आएगी। इस हालत में ये आ जाएंगे। इस हालत में आएंगे तो क्या होगा कि ये जो एटम होंगे ये एटम यहीं पर मौजूद रहेंगे और लेकिन इनके दरमियान से
जो ये मनफी वाले ज़र्रात हमारे पास थे, ये मनफी वाले ज़र्रात निकल कर बाहर अलग हो जाएंगे। इनमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, मस्बत चार्ज वाला जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर अंदर मौजूद हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ गई। एक तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो मनफी चार्ज है, और ये मस्बत पीछे बच जाने वाले न्यूक्लियस, ये दो आयन जो हैं हमारे पास वजूद में आएंगे। ये दो तरह की चीज़ें जो हैं ये हमारे पास बन जाएंगी। क्यों बनेंगी? जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं हम ऑक्सीजन की मिसाल लेते हैं। ऑक्सीजन का एटमी नंबर जो है वो हमारे पास 8 है, इसका एटमी वज़न जो है वो 16 है। इसका मतलब ये है दूसरे में 4, 2 और तीसरे में 6। आखिरी मदार में जो है इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके आखिरी मदार में पाए जाते हैं। क्या होता है कि पहले इसके अंदर 6 प्रोटॉन थे इसके अंदर, और 6 जो है वो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, चार्ज कोई नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब हमने इसको हीट दे दी, इसके फ़र्ज़ कर लें कि आखिरी मदार में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर आ गए, जो यहाँ पर आ गए। अभी इसके मरकज़े के अंदर वही 6 प्रोटॉन है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो प्रोटॉन के हमारे पास जो है वो 8 है, प्रोटॉन जो है वो इसके पास अंदर वही 8 है, सॉरी, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले 8 थे, अभी 6 रह गए हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर इस हालत में कि जब इसके ऊपर करते हैं, इस न्यूक्लियस के ऊपर, ये जो यहाँ पर है इसके ऊपर मस्बत 2 का चार्ज आ जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो मनफी 2 के हैं ये बाहर निकल आते हैं। तो इनके बाहर निकलने की वजह से, ये मैंने आपको मिसाल दी है एक, और इस मिसाल के हवाले से मैं जो समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था कि दो तरह के ज़रात हमारे पास बन जाते हैं। एक तो ये इलेक्ट्रॉन वाले ज़रात हैं, दूसरा इसके ऊपर जो मस्बत चार्ज आया है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की वजह से, इसकी वजह से हमारे पास ये एक मिक्सचर बन जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं और जिसके अंदर आयन भी मौजूद होते हैं। और ये जो गैस है ये बादल की जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती, जैसे बादल हम देखते हैं सफ़ेद सा, क्लाउडी सा, तो वो इस तरह की सिचुएशन जो है वो इसमें हो जाती है। अभी मादे की जो ये हालत है, इस हालत को कि जिसमें ये एक मिक्सचर मौजूद होता है, या एक जो है वो अमेज़ा है, इलेक्ट्रॉन और आयन का ये जो अमेज़ा बनता है, इस अमेज़े को जो है वो हम क्या कहते हैं? इस अमेज़े को हम प्लाज्मा कहते हैं। साइंसदान ये कहते हैं कि गैस के अंदर मोस्टली हम देखते हैं कि उसमें जो है वो कशिश की कुव्वत नहीं होती, उनके दरमियान जो कुव्वत होती है कशिश की बहुत कमज़ोर होती है, और उसमें जो है वो एटम या मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। यहाँ पर ना एटम है ना मॉलिक्यूल है, बल्कि यहाँ पर आयन और इलेक्ट्रॉन का एक मजमुआ है, एक आमेज़ा है। इसलिए वो कहते हैं कि ये इसकी चौथी किस्म है, ये मादे की चौथी किस्म जो है वो इसको ये ज़ाहिर करते हैं। अभी ये होते कहाँ पर हैं? अगर हम देखें तो हमारी कायनात का जो 99% हिस्सा है, कायनात का 99% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। जितने भी सितारे हैं, उन सितारों के अंदर इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर टेम्परेचर होता है कि वहाँ पर जो मादा होता है वो इस प्लाज्मा की हालत में पाया जाता है, वो पिघली हुई हालत में होता है। तो हमारी कायनात का 99% हिस्सा जो है वो इस पर मुश्तमिल है, इस प्लाज्मा पर जो है वो मुश्तमिल है। अभी हम देखते हैं कि फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, जो ट्यूबलाइट नियॉन फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, जो नियॉन फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट है, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट, इस ट्यूबलाइट में जो है यही चीज़ इस्तेमाल की जाती है, यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। उसके अंदर एक स्टार्टर होता है, स्टार्टर आपने देखा होगा उसके अंदर होता है। स्टार्टर जब एक बार चलता है तो वो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो बाहर निकाल देता है। अभी उसके अंदर जो है वो नियॉन गैस मौजूद है ट्यूबलाइट के अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर नियॉन गैस मौजूद है। तो ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के अंदर जो है ये इसकी 2 तारें हैं यहाँ लगी हैं, यहाँ पर इसके अंदर एक स्टार्टर लगाया जाता है। स्टार्टर क्या करता है कि स्टार्टर एक इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर छोड़ देता है।
जब एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जाकर क्या करता है कि आगे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और इसके अंदर जो ये नियॉन गैस मौजूद है उसके आखिरी मदार में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। और जब हर एक एटम में से जो है जब उसके आखिरी मदार में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक प्लाज्मा बन जाता है और वो प्लाज्मा जो है जब उसको मतवातर जो है उसको बिजली प्रोवाइड की जाती है तो वो क्या होता है कि वो प्लाज्मा सा बन जाता है और उसमें से रोशनी निकलती है और वो ट्यूबलाइट जो है वो हम अपने घरों पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो ये कंप्यूटर चिप्स होती हैं, कंप्यूटर के अंदर चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है और चिप्स जो होती हैं वो डेटा वगैरह को ट्रांसफ़र करने के लिए, डेटा वगैरह को स्टोर करने के लिए, सिग्नल्स भेजने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उन डेटा चिप्स के अंदर भी यही प्लाज्मा की जो टेक्नोलॉजी है, इसी प्लाज्मा की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये हमारे पास है। उसके अलावा रॉकेट के इंजन्स में भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट जो होते हैं उनके अंदर भी यही प्लाज्मा वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। फ्लैट स्क्रीन जो होती हैं, फ्लैट स्क्रीन के अंदर भी जो प्लाज्मा होता है, जैसे हम कहते हैं LCD है, LED है, ये जो आजकल आ रहे हैं इसमें भी ये लिक्विड प्लाज्मा जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है और वो हमें स्क्रीन की जो है TV वगैरह देखने के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने मादे की जो चौथी हालत थी उसके मुतालिक पढ़ा। अभी हम आगे बढ़ते हैं जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो बाकी हमने टॉपिक आगे पढ़ने हैं वो क्या है। और आज हम एक बहुत ही अहम चीज़ देखने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी ये हम पढ़ेंगे। तो डेंसिटी होती क्या है, बहुत ही एक अहम टॉपिक है जिसे हम आज देखने जा रहे हैं। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम सबसे पहले डेंसिटी की तारीफ देखेंगे कि डेंसिटी की तारीफ क्या है। डेंसिटी की तारीफ हमारे पास है कि इकाई वॉल्यूम के मास को डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी कहते हैं। ये हमारे पास डेंसिटी की तारीफ हो गई कि इकाई जो वॉल्यूम है उसके मास को जो है हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ये डेंसिटी की तारीफ है। हम बढ़ते हैं आगे और इसकी अलामत देखते हैं कि इसकी अलामत क्या है। इसकी अलामत छोटी ABC वाले P की तरह होती है, जो एक जो है वो यूनानी ज़ुबान का हर्फ है जिसे हम कहते हैं रोहो। इसकी जो अलामत है वो रोहो है, लेकिन इसको छोटे P की अलामत, इसकी जो अलामत होती है वो छोटे P जैसी होती है और इसको रोहो कहते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला इसका यह है कि डेंसिटी बराबर है मास तक़सीम वॉल्यूम। मास तक़सीम वॉल्यूम। डेंसिटी के लिए मैंने अलामत आपको बताई रोहो इस्तेमाल की जाती है, मास के लिए अलामत M इस्तेमाल की जाती है, वॉल्यूम के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो V इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया वो है रोहो इज इक्वल टू M अपॉन V। M बटे V के बराबर है, ये इसका फॉर्मूला आ गया। अभी मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि ये फॉर्मूला जो होता है ये बड़ी काम की चीज़ होती है। हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तो हम इसकी तारीफ़ यहाँ से कर ली हमने। तारीफ़ हमने कैसे की, हमने कहा कि इकाई वॉल्यूम की डेंसिटी को हम इकाई वॉल्यूम के मास को हम क्या कहेंगे, डेंसिटी कहेंगे। वो हमने फार्मूले से ही हमने पता कर लिया कि इसकी तारीफ़ क्या होगी। उसी फार्मूले से हमने इसकी तारीफ़ कर दी। अभी इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हुए इसका यूनिट भी निकालेंगे। यूनिट कैसे निकालेंगे कि जैसे देखें कि मास को जो हम मेजर करते हैं वो किलोग्राम में करते हैं। वॉल्यूम की जो पैमाइश है वो हम कहते हैं मीटर मुकाब में, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, मीटर ज़रब मीटर ज़रब मीटर, तो वो आ जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। वॉल्यूम बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब गहराई।
तो ये 3 चीज़ें हैं। वॉल्यूम में लंबाई को भी अगर हम मीटर में नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे, गहराई को भी मीटर में नापेंगे, तो इसका जो यूनिट हमारे पास बन जाएगा वो मीटर का मुकाब बन जाएगा। अगर हम इसकी पैमाइश सेंटीमीटर में करेंगे तो सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर ज़रब सेंटीमीटर बराबर आ जाएगा सेंटीमीटर का मुकाब। तो ये इसके बुनियादी तौर पर वॉल्यूम के 2 यूनिट्स हैं जिनके अंदर हम इसकी पैमाइश करते हैं। एक जो है वो हमारे पास मीटर का मुकाब या सेंटीमीटर का मुकाब। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके अंदर हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो यूनिट हमारे पास आ जाता है वो किलोग्राम फी मुकाब मीटर है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं किलोग्राम फी मुकाब सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अगर हम सेंटीमीटर में पैमाइश कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो हम मास की ग्राम में करेंगे, और इसकी सेंटीमीटर में करेंगे तो इसका यूनिट हमारे पास बन जाएगा ग्राम फी मुकाब सेंटीमीटर। तो ये 2 यूनिट्स जो हैं ये हमारे पास बन गए। इसके आगे जो हमने इसी फॉर्मूले से अखज़ किए, और वो यूनिट हमारे पास आ गए किलोग्राम मीटर का मुकाब और ग्राम सेंटीमीटर का मुकाब जो है, ये इसके 2 यूनिट जो हैं वो हमारे पास आ गए। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इकाई कौन सी है। यहाँ पर हमने इसका ये फॉर्मूला देख लिया, यूनिट देख लिया, और आखिर में हम देखेंगे कि ये इकाई कौन सी है। तो ये जो है ये एक स्केलर मिकदार है। स्केलर मिकदार का मतलब ये है कि इसके लिए जो है वो हमें किसी भी यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसको ज़ाहिर करने के लिए हमें सिमत की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटी को जो है हम क्या कहते थे कि ये जो है वो स्केलर है। तो डेंसिटी जो है वो बुनियादी तौर पर एक स्केलर मिकदार है। आगे बढ़ते हैं और डेंसिटी को जो है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि डेंसिटी असल में है क्या चीज़। अभी हम देखते हैं कि 2-3 मिसालें आपको दूंगा तो आप इसको और बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें हमने 1 किलोग्राम का, यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा वो जो दुकानदारों के पास होता है 1 किलोग्राम का पत्थर, आपने देखा होगा कि वो इस तरह की एक चीज़ होती है, उसके ऊपर जो है वो 1 किलोग्राम लिखा होता है, लोहे का टुकड़ा होता है, वो 1 किलोग्राम होता है। और आप देखते हैं कि 1 किलोग्राम ने जितनी जगह घेरी है वो इतनी सी जगह घेरी है। 1 किलोग्राम का जो बाट है, ये जो बाट है 1 किलोग्राम का, इसने इतनी थोड़ी सी जगह घेरी हुई है। लेकिन अगर आप बाज़ार जाते हैं और क्या करते हैं कि आप 1 किलो आटा ले लेते हैं, 1 किलो आटा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 किलो आटा जो है वो इतनी बड़ी प्लास्टिक की थैली में आता है। ये आटा जो है ये भी 1 ही किलोग्राम का है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत इसके। यहाँ अगर आप जाते हैं रुई ख़रीद लेते हैं, 1 किलो रुई ख़रीदेंगे तो वो इतनी जगह जो है वो घेर लेती है। रुई जो है वो निस्बतन ज़्यादा जगह घेर रही है, आटा जो है वो उससे थोड़ी कम जगह घेर रहा है, और जो 1 किलोग्राम का बाट है उसने तो बेचारे ने इतनी सी जगह पकड़ी है, उसका वॉल्यूम जो है इतना कम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा अगर हम स्ट्रेट कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ये रुई है हमारे पास, रुई ने जो है वो इतनी जगह घेरी, आटे ने जो है वो इतनी जगह, हमारे पास एक पार्सल के अंदर जो है वो इतनी जगह पकड़ी है। तो हम देखते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो कम है, रुई का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। तो एक ही मास की चीज़ में एक का जो जगह है वो ज़्यादा घेरती है, एक चीज़ कम जगह घेरती है। इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, एक दूसरी चीज़ चाहिए होती है जो इन दोनों, जो तज़ाद आ रहा है इन दोनों चीज़ों के दरमियान, उसको बेहतर तरीके से बयान कर सके। और वो चीज़ जो है वो हमारी क्या है, डेंसिटी है। यहाँ पर जो हमने पढ़ी है तो हम कहेंगे कि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे फ़र्ज़ कर ले, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस 1 किलोग्राम का मास अगर हमारे पास 2 क्यूबिक सेंटीमीटर है फ़र्ज़ कर ले, तो इसका जो है वो 4 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और इसका जो है वो हमारे पास आ जाता है फ़र्ज़ कर ले 6 क्यूबिक सेंटीमीटर।
तो हम 6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर या किलोग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, किलोग्राम क्यूबिक मीटर आप कह लें, इसका इतने क्यूबिक मीटर है, इसका इतने क्यूबिक मीटर है। तो हम देखते हैं कि इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी बनिस्बत इनके। यहाँ पर हम देखेंगे कि डेंसिटी हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, मास वॉल्यूम के बराबर है। 1/2 बराबर है 0.5, इसकी 0.5 आती है। इसकी 1/4 करेंगे, ये आ जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 को तकसीम करेंगे 4 के ऊपर 0, 4 दूनी 8, तो 0.25, इसकी 0.25 आ रही है। और इसकी अगर हम करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा P = m/v 1/6। ये आ जाएगा कि जैसे जैसे वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, डेंसिटी इसकी मज़ीद कम होगी। इसकी डेंसिटी 0.5 थी, इसका वॉल्यूम थोड़ा बड़ा हुआ, इसकी डेंसिटी 0.25 हो गई। और आगे देखते हैं कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम 6 किलोग्राम फी मुकाब सेंटीमीटर था, तो इसकी जो डेंसिटी है वो मज़ीद ज़्यादा जो है वो कम हो गई। तो जिससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम है तो हमें आसानी से समझ आ जाता है कि वो जगह जो है वो ज़्यादा जगह घेरती है। इसी तरीके से अगर आप ऑयल है, ऑयल को और पानी को मिक्स करते हैं, यानी पानी है, पानी के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, तो देखते हैं पानी नीचे बैठ जाता है, ऑयल जो है वो उसकी सतह पे आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसलिए कि ऑयल की जो डेंसिटी है वो कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल ऊपर आ जाता है। पत्थर पानी में फेंकते हैं वो डूब जाता है, लकड़ी जो है वो नहीं डूबती। उसकी वजह यह है कि लकड़ी की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, और लकड़ी की डेंसिटी जो है वो पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा है, लकड़ी की डेंसिटी कम है। इसलिए लकड़ी जो है वो ऊपर सतह पर रहती है और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं वो डूब जाती हैं। तो ये डेंसिटी जो है ये हमें बहुत ज़्यादा अहम मालूमात जो है वो फराहम करती है। हमने क्या किया है कि हमने पानी की जो डेंसिटी है उसको 1 लिया है, पानी की डेंसिटी 1 ली है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये फ़र्ज़ कर लें पानी है, ये पानी है, ये इसके अंदर यहाँ पर पानी मौजूद है। पानी की हमने डेंसिटी जो यहाँ पर ली है वो हमने ली है 1 ग्राम फी मुकाब सेंटीमीटर। ये पानी की डेंसिटी का लेवल ये है। अगर किसी की चीज़ की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी तो वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अगर पानी से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी यानी 1+ होगी तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। और अगर किसी चीज़ की डेंसिटी 1 से कम होगी, यानी 1 से क्या होगी, कम होगी, तो वो पानी के अंदर क्या रहेगा, तैरता रहेगा। तो पानी की डेंसिटी 1 ग्राम फी मुकाब सेंटीमीटर है। 1 ग्राम फी मुकाब सेंटीमीटर से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और जिसकी डेंसिटी 1 से कम होगी वो पानी की सतह के ऊपर जो है वो तैरेगा। बुक की तरफ आते हैं और चंद एक जो है डेंसिटीज़ देखते हैं कि डेंसिटीज़ चीज़ों की क्या हैं। सफ़ा नंबर 163 के ऊपर अगर आप देखें कि हवा की डेंसिटी जो है वो 1.3 है, 1 से ज़्यादा है, इसलिए हवा पानी के अंदर नहीं रहती, निकल जाती है। फोम है, फोम की 89 किलोग्राम फी मुकाब सेंटीमीटर है। ये मैंने जो वैल्यू आपको बताई ये ग्राम सेंटीमीटर में है। अगर हम इसी को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर आ जाएगी 1000 किलोग्राम फी मुकाब सेंटीमीटर इसकी होगी। तो 1000 से जिसकी ज़्यादा होगी वो पानी के अंदर डूब जाएगा, जिसकी 1000 से कम होगी वो ऊपर ही रहेगा। ये देखें खुर्दनी तेल है, इसकी डेंसिटी कम होती है, मैंने आपको मिसाल दी, ये पानी की सतह से ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से पानी की 1000 ली गई है, शीशे की 2500 है, शीशा भी पानी के अंदर डूब जाता है। एल्युमिनियम की 2700 है, एल्युमिनियम भी डूब जाता है। लोहे की 7900 है, लोहा भी डूब जाता है। तांबा, सीसा, बाकी जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उन सब की डेंसिटी यहाँ पर दी गई है, और वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पानी के अंदर क्या होता है कि डूब जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें मालूमात जो है ये डेंसिटी से हासिल होती हैं कि डेंसिटी से जो है
वो किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए हम आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे कि एक छोटा सा हम मिसाल हल करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि चलते हैं और एक मिसाल हल करते हैं। सफ़ा नंबर 164 के ऊपर है, मिसाल नंबर 7.1। शीशे के ब्लॉक का मास 44 किलोग्राम है और वॉल्यूम 4 मुकाब मीटर है। शीशा की डेंसिटी मालूम कीजिए। शीशा की डेंसिटी हमने मालूम करनी है। तमाम चीज़ें हमें दी गई हैं। हमने क्या करना है कि इस सवाल में से डेटा निकालना है और डेटा निकालने के बाद हम इसको हल करेंगे। मिसाल नंबर है जी 7.1। डेटा हमें दिया गया है, मास हमें दिया गया है, मास है जी 44,000 kg और हमें इसका वॉल्यूम दिया गया है वो है जी 4 मीटर का मुकाब। हमने मालूम करना है रोहो यानी डेंसिटी इसकी मालूम करनी है। डेंसिटी मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने यहाँ पर पढ़ा था जनाब, और वो है जी डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमें दी गई हैं कीमतें, ये कीमतें हम इसके अंदर लगाएंगे। 00 तक़सीम 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जी 4 एकम 4 4 एकम 4 3 0 अपनी जगह आ जाएंगे। तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी जी 11,000 किलोग्राम फी मुकाब मीटर। तो ये जो है इसकी डेंसिटी आ जाएगी। इतना आसानी के साथ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं भाई, मुश्किल नहीं होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं। तो ये जो है हमारे पास आ गई जो है इतने। यहाँ से आप इशारिया को किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं। इशारिया यहाँ पर है आपकी बुक में, जो इसका आंसर दिया गया है उसी के मुताबिक 1 2 3 4 पॉइंट्स जो है हम जब इसको आगे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा जी 1.10 ज़रब 10 की ताकत 4। 11,000 को हमने 1.1 कर लिया तो उस सूरत में हम इसकी जो कीमत है वो मस्बत में लिखेंगे। ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर फी मुकाब मीटर जो है वो इसकी कीमत आ जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? तो आगे बढ़ते हैं और हम अगली जो है वो चीज़ें हल करते हैं। अच्छा, इसके डेंसिटी की जो है वो पैमाइश भी की जाती है और डेंसिटी की पैमाइश जो की जाती है वो की जाती है एक ख़ास किस्म के मीटर के साथ जिसे हाइड्रोमीटर कहते हैं। और ये हाइड्रोमीटर जो है ये कुछ इस तरह की चीज़ होती है। आपके बुक के नंबर में पेज नंबर 164 के ऊपर शक्ल नंबर 7.8 में दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि एक बल्ब नुमा चीज़ होती है और उसके आखिर में जो है वो यहाँ पर क्या है कि पारा लगाया जाता है। यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें हमने यहाँ पर मरकरी डाला हुआ है, Mg मरकरी, और ये जो है इसके ऊपर दर्जादार मुख्तलिफ दर्जे बने होते हैं जैसे 5 10 15 20 25 30। तो इसको जो है जिस भी माया का हमने मालूम करना है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, उस माया के अंदर क्या कर देते हैं कि इसको डाल देते हैं, इस तमाम के तमाम ऑपरेटर्स को इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पर जो रीडिंग होती है उस रीडिंग से हमें पता चल जाता है कि इस जिस्म की, इस माया की जो है वो डेंसिटी कितनी है। अगर डेंसिटी माया की मालूम करनी हो तो उसको हम इस हाइड्रोमीटर के ज़रिए मालूम कर लेते हैं, और अगर ठोस की मालूम करनी है तो हम उसका मास मालूम कर लेते हैं। वॉल्यूम मालूम करने के बाद हम उसे ज़रब तकसीम कर लेते हैं और बड़ी आसानी के साथ हम उसकी डेंसिटी को जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो हाइड्रोमीटर यहाँ पर बेसिकली इस्तेमाल होता है। इस लिक्विड को ये जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर को हम इसके अंदर डालेंगे। फ़र्ज़ कर लें इस निशान तक के ऊपर होगा तो इस निशान की हम यहाँ पर रीडिंग ले लेंगे और ये रीडिंग हमें बताएगी कि ये जो माया यहाँ पड़ा है इस माया की डेंसिटी कितनी है। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जो है वो प्रेशर के मुतालिक पढ़ते हैं कि प्रेशर क्या होता है। और प्रेशर जो है ये आम ज़बान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है प्रेशर। अभी प्रेशर के मुतालिक जानते हैं कि भाई प्रेशर क्या है। कभी कभी टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो वो कहते हैं नहीं आज टीचर का प्रेशर ज़्यादा है, आज ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। कभी अम्मी अबू गुस्से में होते हैं
तो कहते हैं भाई आज कोई भी शरारत नहीं करना, आज ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है, आज जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो प्रेशर असल में क्या है? दबाव। लेकिन फिजिक्स में हमने देखा वर्क फिजिक्स में कुछ और चीज़ को कहते हैं, आम जबान में किसी और चीज़ को कहते हैं। प्रेशर हम आम जबान में लेते हैं, फिजिक्स के अंदर इसकी तारीफ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो आए टाइम ज़ाय किए बगैर हम सबसे पहले फिजिक्स इसमें इसकी तारीफ कर लेते हैं। तारीफ है किसी जिस्म की सतह पर इकाई रकबे पर अमुदन अमल करने वाली फोर्स प्रेशर कहलाती है। तो ये जी प्रेशर की तारीफ हो गई कि किसी जिस्म की सतह पर इकाई रकबे पर उमूदन अमल करने वाली फोर्स को जो है हम प्रेशर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसकी अलामत देखते हैं कि इसकी अलामत क्या है। इसको P के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इसकी अलामत जो है वो P है और इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास है, प्रेशर बराबर है फोर्स तक़सीम रकबा। तो प्रेशर के लिए हम जो अलामत इस्तेमाल कर रहे हैं हमने देखा P है, फोर्स के लिए हम F इस्तेमाल करते हैं, रकबा के लिए हम A इस्तेमाल करते हैं। तो P बराबर है F बटे A, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसका यूनिट भी निकालेंगे कि इसका यूनिट जो है हम किस यूनिट के साथ हम इसको जाहिर करेंगे। तो प्रेशर बराबर है फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, एरिया का जो यूनिट है वो है मीटर का मुरब्बा। तो प्रेशर का जो यूनिट हमारे पास बनता है, प्रेशर बराबर है न्यूटन फी मीटर का मुरब्बा। ये जो है इसका यूनिट बन जाता है, जो हमने इसी फॉर्मूले के ज़रिए हमने इसका यूनिट भी निकाल लिया। और ये न्यूटन फी जो है मीटर का मुरब्बा है। और इसके लिए दूसरा यूनिट जो इस्तेमाल किया जाता है वो पास्कल भी इस्तेमाल किया जाता है, पास्कल भी इसका यूनिट है। अभी इसी फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हुए पास्कल की तारीफ भी कर सकते हैं कि जो पास्कल है यूनिट है, इसकी तारीफ हमारे पास क्या होगी कि अगर किसी जिस्म पर एक न्यूटन की अगर किसी 1 मीटर मुकाब के एरिया पर 1 न्यूटन की फोर्स अमल पैरा हो तो उसका जो प्रेशर होगा वो 1 पास्कल के बराबर होगा। अगर 1 मुरब्बा मीटर रकबे पर 1 न्यूटन फोर्स अमल करे तो उसका प्रेशर 1 पास्कल होगा। अभी आप देखें कि आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इन तमाम चीज़ों को देखें, फॉर्मूले को एक आपने याद करना है, उसी फार्मूले की मदद से आपको डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, अलामत भी याद हो जाएगी, यूनिट भी याद हो जाएगा और उस यूनिट को आप डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है किसी जिस्म की सतह पर इकाई रकबे, अभी ये इकाई रकबा है, इस पर उमूदन अमल करने वाली फोर्स को प्रेशर कहते हैं। देखें ये इस फार्मूले की मदद से हमने इसकी तारीफ भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दी। तो ये एक बुनियादी तरीका है चीज़ों को याद रखने का कि हम किस तरीके के साथ जो है वो चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि ये इकाई कौन सी है, ये जो है एक स्केलर मिकदार है और इसको जाहिर करने के लिए हमें किसी भी सिमत की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो है वो इसी तरीके के साथ हम यहाँ पर इसको बयान कर सकते हैं बग़ैर जो है वो सिमत का हवाला दिए हुए, बग़ैर सिमत का बताए हुए हम इसे आसानी के साथ जो है वो बयान कर सकते हैं। आइए अभी थोड़ी सी 1-2 मिसालें देखते हैं और इस प्रेशर को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रेशर जो है वो असल में होता क्या है। फ़र्ज़ कर लें कॉमन पिन है, कॉमन पिन से आप अपनी जो है वो लगाना चाहते हैं
बुक में लगाना चाहते हैं, 2 पेजेस को मिलाना चाहते हैं, तो आप आराम से हाथ की मदद से उस पिन को, कॉमन पिन की मदद से आप 2 पेजेस को जोड़ सकते हैं, उनको एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी कॉमन पिन से आपको कहा जाए कि 2 जो हैं वो लकड़ी के टुकड़ों को अटैच कर दें, अभी लकड़ी के टुकड़े जो हैं वो ज़्यादा भारी हैं, या इन 2 मार्कर्स को अटैच कर दें, तो चलें कॉमन पिन नहीं है, किसी कील की मदद से अटैच कर दें, लेकिन आप कोई औजार इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप जब इनको बांधने की कोशिश करेंगे दोनों को, तो आप कॉमन पिन के साथ नहीं डाल सकेंगे। आप जितना इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, आप इसको नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर आपको इस रकबे के अंदर जाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, और उस फोर्स की जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद नहीं। ये नरम जगह है, नरम जगह जो है वो सख्त जगह है, और इसमें प्रेशर जो है वो आप आसानी के साथ अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि अगर हम एक गुब्बारे को पिचकाना चाहें, अगर हम ज़ोर लगाना चाहें गुब्बारे के ऊपर कि गुब्बारे को हमने मरोड़ना है और उसको जो है ज़ोर से दबाना है और गुब्बारे को फाड़ देना है हमने, तो क्या करेंगे कि जब हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाने की वजह से हम उसको आसानी के साथ जो है वो फाड़ सकते हैं। लेकिन एक जो होगा बास्केटबॉल की बॉल या फुटबॉल की बॉल जो मुकम्मल तौर पर भरी हुई है, अगर हम उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो वो प्रेशर जो है वो हमारा उस इकाई रकबे के लिए जो है वो नाकाफ़ी होगा। उसके लिए हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी उस फुटबॉल को जो है वो फाड़ने के लिए, या उस जो बास्केटबॉल का जो बॉल है उसको जो है वो फाड़ने के लिए हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। इतने ही रकबे पर हमें ज़्यादा जो है वो फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रेशर इसके ऊपर ज़्यादा दरकार होगा, क्योंकि उसका जो उतने ही रकबे पर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बास्केटबॉल के ऊपर और फुटबॉल के ऊपर बनिस्बत गुब्बारे के, क्योंकि उसकी सतह जो है वो नरम है, उसकी सतह जो है वो अंदर जो है हवा है, जितनी हवा उसके अंदर मौजूद है उससे कहीं ज़्यादा हवा जो है वो आपके बास्केटबॉल और फुटबॉल वाले गेंद के अंदर है। इसलिए उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोर्स जो है वो लगानी पड़ रही है, ज़्यादा कुव्वत जो है आपको लगानी पड़ रही है उसको फाड़ने के लिए। इसी तरीके के साथ जो सैंडल्स वगैरह होती हैं, सैंडल वगैरह आपने देखा है कि सैंडल का जो ये वाली नोक होती है ये बहुत ज़्यादा जो है ये भारी होती है, ये नरम जो है इसकी ये हील जो होती है ये बहुत ज़्यादा नरम होती है। इसकी बनिस्बत जो आम बूट आप इस्तेमाल करते हैं उस बूट का सोल जो है ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा निस्बतन फ्लैट होता है, चौड़ा होता है। तो आप जब नरम ज़मीन पर चलेंगे इन जूतों के साथ और इन जूतों के साथ, तो इन जूतों के ऊपर जो है वो चलना मुश्किल होगा। क्यों? इसलिए कि ये नरम जगह पर जो जगह होगी, यानी जो रेतीली जगह है, रेतीली जगह में अगर इस सैंडल को पहनकर चल रहे होंगे तो सैंडल की ये वाली जगह जो है ये नोकदार है, एरिया इसका कम है। एरिया कम होने की वजह से उतनी ही फोर्स जब आप लगाएंगे तो इसकी ये हील जो है ये मिट्टी के अंदर धंस जाएगी, रेत के अंदर धंस जाएगी, और धंसने की वजह से जो है वो क्या होगा कि आपको उससे चलना जो है वो दुश्वार होगा। यहाँ पर क्या है, इसका एरिया जो है वो कम है, और एरिया कम होने के बाद जब यहाँ पर फोर्स अमल करती है तो एरिया कम होने की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा नीचे धंस जाती है। लेकिन इन बूटों के साथ जब आप रेतीली ज़मीन पर चलते हैं तो क्या होता है, उतनी ही फोर्स यहाँ पर लग रही है इसे दबाने के लिए, लेकिन ये पूरी की पूरी मिट्टी को दबा देता है और ये पूरा पाँव जो है उस रेत और उस मिट्टी में नहीं धंसता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है इन बूटों की मदद से चलना जो है वो आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि प्रेशर जो है वो हर तरफ फैल जाएगा, पूरी जगह की तरफ फैल जाएगा। यहाँ पर एरिया कम था, सिर्फ इतने एरिया में था, तो वो सारे का सारा जो था वो वज़न की वजह से ये नीचे धंस जाता है, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर अमल करता है, और जो है इसको हम जो है चलना हमें इससे
मुश्किल होता है। इसके अलावा हम मज़ीद और भी आगे प्रेशर के मुतालिक पढ़ेंगे और जानेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।